और अभी हम पढ़ने वाले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सी लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर इलास्टिक बॉडी जैसे रॉड की जब हम बात करते हैं और इसको हम इलोंगेट करते हैं तो ये एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है। मतलब ये नेचुरल लेंथ है और जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, स्प्रिंग खिंच जाती है। खिंचने के बाद इसमें एक टेंडेंसी होती है कि पीछे को आने की कोशिश करती है। मतलब ये स्ट्रिंग या रॉड खिंच जाती है, सिमिलरली स्प्रिंग भी खिंच जाती है। मतलब इफ वी कंपेयर विद दिस तो यू विल फाइंड कि सेम रिलेशन होगा दोनों में। मतलब ये फोर्स लगाने पे खींचेगा, ये फोर्स लगाने पे खींचेगा, फोर्स हटाने पे स्प्रिंग भी वापस आएगा और ये इलास्टिक रॉड भी वापस आएगा। सो दोनों का नेचर सेम होता है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि इस वाले केस में हम पढ़ते थे कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेंशन आएगा, साथ साथ में एनर्जी भी आएगी और एनर्जी होती थी हाफ टाइम्स के इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, जहां पे डेल्टा एल होगा एलोंगेशन। तो अगर इस केस में एनर्जी होगी तो इस वाले केस में भी एनर्जी होगी। उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग है कि हमारे पास सपोज करो ये रॉड है और ये इलास्टिक रॉड है, इसको हमने खींचना है। एक बात ध्यान दो आप, इसमें जो डेवलप्ड टेंशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना एलोंगेट कर दिया। अगर हम बहुत थोड़ा सा एलोंगेट करेंगे, बहुत थोड़ा सा, तो इसमें टेंशन डेवलप कितना होगा, नेग्लिजिबल। और अगर हम ज्यादा एलोंगेट कर देंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन ज्यादा हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो हमने एक फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई जब हम कर रहे थे तो ये खींच रही थी और खींचने के बाद इसकी फाइनल लेंथ हो गई इतने के बराबर। मतलब ये कितना एलोंगेट हो गया, ये एलोंगेट हो गया इस टाइम पे डेल्टा एल के इक्वल। और अभी हम फोर्स कितना लगा के रखे हुए हैं, एफ। इसका मतलब दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू गेट इट एलोंगेटेड बाय डेल्टा एल। मतलब ये रॉड अगर डेल्टा एल से एलोंगेटेड बनी रहे उसके लिए एफ की वैल्यू, मतलब एफ हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमने इसको आधा खींचा होता, डेल्टा एल बाई 2 तक खींचा होता, तो हमें एफ रिक्वायर्ड नहीं होता, उससे भी कम होता। अगर हमने और कम खींचा होता, अगर हमने नेग्लिजिबल एलोंगेशन किया होता तो फोर्स हमें एफ नहीं चाहिए था, कितना चाहिए था, नेग्लिजिबल चाहिए था, बहुत कम रिक्वायर्ड था। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक खींच रहे हैं तो अलग अलग एलोंगेशन पे रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स बहुत अलग अलग है। मतलब जब ये बिल्कुल खींचना स्टार्ट हुआ था, व्हेन इट वाज जस्ट एलोंगेटिंग, उस टाइम पे अगर हम नेग्लिजिबल फोर्स भी लगाते वो थोड़ी सी खिंच जाती। इसका मतलब इस प्रोसेस में फ्रॉम बिगिनिंग, जब ये बिल्कुल भी एलोंगेटेड नहीं है, टू ये कंप्लीटली एलोंगेटेड है। अगर इस प्रोसेस में हम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स की बात करें कि इसको कितने की रिक्वायरमेंट थी, तो तुम बोलोगे बिगिनिंग में रिक्वायरमेंट थी 0 फोर्स की और एट लास्ट इसको मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, एफ। तो ऐसे वाले केस में हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। मतलब पूरा का पूरा एलोंगेट करने में एफ एवरेज की वैल्यू आएगी 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2। एफ एवरेज क्यों बोला हम लोग ने, इसलिए बोला क्योंकि स्टार्टिंग में हम मान के चलेंगे कि मान लो अगर हमने इसको 1 माइक्रोमीटर से खींचना होता तो फोर्स चाहिए होता बहुत कम। अगर हमें 1 सेंटीमीटर खींचना होता तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगा और अगर हमने मैक्सिमम खींचना है तो फोर्स हमें चाहिए एफ। इसका मतलब ये एफ वो फोर्स है जो डेल्टा एल खिंच जाने के बाद लग रहा है। जब हमने बिगिनिंग में बस थोड़ा सा खींचा होगा तब फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो एफ नहीं होगी बट एफ से बहुत कम होगी। सो एवरेज फोर्स इन दिस प्रोसेस इज 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ गया। साथ साथ में हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा एल से। तो हमने काम किया होगा, हमने मतलब किसने, एक्सटर्नल एजेंट ने। तो हमने काम किया होगा, उसको हम बोलेंगे वर्क, एंड दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू एफ बाय 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। परफेक्ट, ये हमारे पास वर्क आ गया। और एक बात ध्यान से देखो, जो हमने वर्क करा वो कहां चला गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको यू से डिफाइन करें, इज इक्वल टू वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने जितना काम किया वो उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा एनर्जी में चला गया और वो आएगा एफ बाय 2 इंटू डेल्टा एल। नाउ समझ से इसके सर ये एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो हम एक चीज अच्छे से समझते हैं कि अगर हमने यहां पे एफ फोर्स लगाया तो इसमें डेवलप्ड टेंशन कितना होगा, वो भी एफ के बराबर होगा। तो एक्चुअली इस वाले केस में अगर हम यंग के हिसाब से रिलेशन लिखें तो y इक्वल टू आएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। अगर हम यहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन दिस कम्स आउट y a अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। दिस इज दी वैल्यू ऑफ फोर्स। हम इस वाली वैल्यू को वहां पे डाल सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इक्वल टू हाफ टाइम्स
एफ का मतलब अभी हमने देखा वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, और साथ में आएगा डेल्टा एल। जस्ट लुक एट दिस, एक डेल्टा एल तो आ रहा है यहां से एफ की वैल्यू में, और एक डेल्टा एल पहले से था, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, इसको हम कैसे 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 कह सकते हैं, हम इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स वाई ए, एल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एल से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये एल की जगह एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। कैन यू सी दिस, ऊपर आ रहा है डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, व्हाट इज दिस, डेल्टा एल स्क्वायर, नीचे एल आ रहा है, एक और एल आएगा तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल होल स्क्वायर, एंड दिस इज समथिंग यू, ये हमारे पास वैल्यू आती है। सो एक्चुअली दिस यू इज इक्वल टू हाफ टाइम्स वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ध्यान से देखो, डेल्टा एल अपॉन एल इज व्हाट, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, और ये क्या चीज है, एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ रॉड, इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम। सो हमारे पास एक रिलेशन बन गया, बट ये रिलेशन किस में बना, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमने यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के टर्म्स में निकाला हुआ है। हम इसको बदल भी सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ टाइम्स y को हम क्या बोलते हैं, y इज एक्चुअली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, स्ट्रेन होल स्क्वायर। यहां से कुछ कैंसिल होगा और हमारे पास रिलेशन, यस, साथ में वॉल्यूम भी बचेगा, सो हम लोग यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और यहां से एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, सो वील हैव दिस रिलेशन एज u इक्वल टू हाफ टाइम्स स्ट्रेस multiplied by strain multiplied by volume. This is the relation. अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब इस वाले फॉर्मूले को हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में लिखा। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और डेंसिटी होती है हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा u अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। परफेक्ट, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। आप इमेजिन करो कि हमें सपोज करो ग्राफ दिया हो, ग्राफ, तो हुक के लॉ के हिसाब से, हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ के हिसाब से हमें मालूम है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास आएगा स्ट्रेस इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। और अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर हम स्ट्रेस लिख देते हैं वाई एक्सिस पे, और हम यहां पे लिख देते हैं स्ट्रेन। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, साफ दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे y इक्वल टू एम इंटू एक्स। मतलब अगर हम सेम मटेरियल की बात कर रहे हो तो अप टू इलास्टिक लिमिट, या जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है वहां तक E की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी, और रिलेशन ऐसे वाला आएगा, तो ये ऐसे कुछ आएगा। तो अगर कोई बोले कि सर ये थीटा है, व्हाट इज थीटा, तुम बोलोगे टेन थीटा इज E का मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब जो स्लोप आएगा वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताएगा। और कोई बोले सर एरिया निकालो, एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज बेस, दैट इज स्ट्रेन, और परपेंडिकुलर पे क्या है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या समझ आया, इसका मतलब समझ आया कि जो एरिया होगा वो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू हाफ होगा, और स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू हाफ क्या होता है, वो होता है एनर्जी डेंसिटी। क्लियर, इसका मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं बढ़िया सी, और वो लाइन हो जाएगी, वी हैव दिस नोट, नोट लिख सकते हैं कि एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ is elastic potential energy density। आई होप आपको समझ आ रहा है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। परफेक्ट। अब एक चीज सोचो, कुछ केसेस में तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी आएगा तब भी हम लोग क्या क्या बोलेंगे, इसके नीचे का एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के नीचे का एरिया
पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होगा, वो अलग बात है वो हुक लॉ को फॉलो करे या हुक लॉ को फॉलो ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमसे बोले कि ये वाला ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसे है, I mean graph is something like this. This is strain and this is stress. ये ग्राफ ऐसे है, तो ये हुक लॉ को फॉलो कर रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉलोज हुक्स लॉ। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसे ना हो, वी हैव लाइक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ये ग्राफ ऐसे हो। ऑब्वियस ही बात है ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे जो इलास्टिक बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, बट फिर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ आएगा। तो जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं वो इस वाले केस के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। परफेक्ट है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। बच्चे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन मतलब वो पॉइजन जहर वाला पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन्स रेशियो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। पॉइजन्स रेशियो, तुम एक बात समझो कि जब भी हम किसी इलास्टिक बॉडी को खींचेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये सिलेंडर है, हम इस वाले सिलेंडर को खींचे तो सिलेंडर में दो डायमेंशन मिलेंगी। एक डायमेंशन होगी हमारे पास लेंथ और दूसरी डायमेंशन होगी इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस। इस वाले डायमेंशन को जो लेंथ वाइज डायमेंशन है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गी। लॉन्गी मतलब होता है अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल। और इस वाली डायमेंशन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का नाम होता है ट्रांस। तो इसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं या लेटरल भी बोलते हैं। तो आप ध्यान से समझो, दोबारा समझा रहा हूं। इस वाले लेंथ को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और इसको बोलते हैं लेटरल या ट्रांसवर्स। आप इमेजिन करो कि तुमने इस पे फोर्स लगाया और उसको खींचा। अगर तुम ऐसा करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि लेंथ बढ़ेगी और पॉसिबिलिटी है कि रेडियस कम होगी। क्लियर? इसका मतलब यहां पे एक साथ दो तरह के स्ट्रेन आएंगे। एक स्ट्रेन आएगा वो जो लेंथ वाइज आएगा क्योंकि लेंथ को बदल रहे हैं, दूसरा आएगा जो रेडियस को बदल रहा है। परफेक्ट है। इसका मतलब जब हमने फोर्स अप्लाई करा ऐसी बॉडी पे तो एक साथ देयर आर टू स्ट्रेन्स डेवलपिंग, क्योंकि लेंथ बढ़ रही होगी और रेडियस कम हो रही होगी। इसका मतलब एक स्ट्रेन का नाम तो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उसको तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये होगा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि जिस तरह का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं उसमें लेंथ बढ़ रही है। नॉट नेसेसरी कि हमेशा लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कम भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर डायग्राम में लेंथ बढ़ रही है। सो दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एट द सेम टाइम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये थिनिंग हो जाएगी, पतला हो जाएगा थोड़ा सा। अगर ऐसा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो हमारे पास एक और स्ट्रेन आ रही है जिसका नाम है लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन इक्वल टू आएगा डेल्टा आर अपॉन आर। एक बात ध्यान देने की है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो रेडियस डिक्रीज करेगी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब आउट ऑफ दिस टू वन इज पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव। बट जब तुम ऐसी कोई चीजें कैलकुलेट करते हो ना, जो एक्चुअली पॉइजन्स रेशियो इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक तरह की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी वो मैं आपको भी बताता हूं, बट जब तुम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बट इनमें तो नेगेटिव आने वाला है, तो हम एक साइन और नेगेटिव में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब मैं समझाता हूं पॉइजन्स रेशियो क्या है। एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ पॉइजन्स रेशियो को हम लोग लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में रेशियो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अगर इस रेशियो को हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, स्मॉल सिग्मा लाइक दिस, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर लेटरल स्ट्रेन को हम बोलेंगे डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल। बट मैंने क्या बोला? ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तब होगा जब हम एक्स्ट्रा साइन बाहर लगा देंगे। इससे फायदा क्या होगा? एक्स्ट्रा साइन उनमें लगा दिया। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो एक माइनस यहां पे एक माइनस यहां से आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और वाइस वर्सा, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा, एंड वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन। और ये जो पॉइजन्स रेशियो है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। मटेरियल टू मटेरियल क्यों वेरी करता है मैं आपको बताता हूं।
क्या होता है कि जब हमारे पास ये पर्टिकुलर रॉड में मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। कुछ मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि जब हम इसको खींचेंगे तो ये साइड वाले मॉलिक्यूल बीच की जगह को फिल कर देंगे, क्योंकि जब खींचेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का गैप इंक्रीज होगा। इस गैप के इंक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए साइड वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे रशिंग कर, मतलब यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पे इकट्ठा होंगे तो इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो पतला हो जाएगा। कुछ मटेरियल में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। जिनमें टेंडेंसी कम होगी उनका रेडियस उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब फॉर द सेम इंक्रीमेंट इन लेंथ, फॉर द सेम इंक्रीमेंट इन लेंथ, रेडियस में डिक्रीमेंट हर केस में सेम नहीं आएगा। अगर हर केस में रेडियस में डिक्रीमेंट सेम नहीं आएगा, इसका मतलब पॉइजन्स रेशियो हर मटेरियल के लिए सेम नहीं आएगा। सो पॉइजन्स रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड इट वाज दिस, परफेक्ट। सो इसलिए मैंने क्या बोला, पॉइजन्स रेशियो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि फाइंड Poisson's ratio for a rod if its volume remains constant during length change और रेडियस चेंज, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ड्यूरिंग लेंथ चेंज लिख सकते हैं, या ड्यूरिंग इलोंगेशन लिख सकते हैं, ड्यूरिंग कंप्रेशन लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड द पॉइजन्स रेशियो फॉर अ रॉड इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग लेंथ चेंज या ड्यूरिंग इलोंगेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन। ये हर केस में नहीं होता। जब हम इलास्टिक प्रॉपर्टी से जब हम किसी बॉडी को इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी डेंसिटी में भी चेंज आ जाता है। डेंसिटी में चेंज तभी आएगा जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो। तो हर बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे कम से कम है। हाउ टू डील विद इट? तो आप लोग क्या करोगे, we make just a diagram. It's a diagram of rod and it is, let's say, fixed at this point. Fixed at this point like this. It has length L and area A. Its volume is equal to L into A. और ये वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या बोला? कांस्टेंट, मतलब L into A equal to a constant. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सी, जब हम इसको खींच रहे हैं तो एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रही है। एक और काम करते हैं, अगर ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो हम एरिया को क्या लिख सकते हैं? एरिया को लिख सकते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। पाई को भी हम उधर ले जाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो ये इक्वल टू अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि जब हम कांस्टेंट में से पाई को डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया एल में और आर में। अब ध्यान से देखो, जब तुमने इसको खींचा तो एल भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एल और आर दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट की वेरिएबल, दोनों बेसिकली वेरिएबल है। बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर हम मानते हैं एल कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तो हमारे पास आएगा एल इंटू 2r dr प्लस आर स्क्वायर और एल का डिफरेंशिएशन आएगा dl इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये लिखने का ये भी तरीका है। कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे कर दिया? तो इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मैं सेकंड मेथड बताता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। सेकंड मेथड है एल इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एल इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर पावर हाउ मच? -2। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। परफेक्ट हो गया। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय और विद रिस्पेक्ट टू एल, ऐसे भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एल, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एल है, इसको हम एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट आर रेज टू पावर -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आर रेज टू पावर -3 इंटू डी आर ओवर डी एल, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा दिस डी एल ओवर डी आर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, साथ में आएगा माइनस, बिकॉज यहां पे माइनस है, हम लोग कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाना चाह रहे हैं, ये माइनस है, और साथ में आ जाएगा 1/2
और नीचे आएगा आर रेस टू पावर -3, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आर रेस टू पावर 3। ऐसा रिलेशन आएगा और ये इक्वल टू होगा कांस्टेंट। एक बार आप चेक कर लो, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 और 2 को ध्यान से देखें, 1 में भी राइट साइड में कांस्टेंट है, 2 में भी राइट साइड में कांस्टेंट है, दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? हमारे पास रिलेशन बनेगा L इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2 dl ओवर dr इंटू आर रेस टू पावर 3। यहां पे r पावर 2 है, यहां पे r पावर 3 है, कैंसिल हो गया। एक चीज हमें पता चल गई। दूसरी चीज हमें मालूम चल सकती है, हम थोड़ा सा और शफलिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको ले जाते हैं वैल्यू को, तो हमें मिल जाएगा dr ओवर r इज इक्वल टू माइनस 1/2 टाइम्स dl ओवर l। शफलिंग देखो कैसे करी है मैंने, ये वैल्यू आ रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज लेटरल स्ट्रेन और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dr ओवर r अपॉन dl ओवर l इज इक्वल टू -12। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही है। ये इसकी वैल्यू आ गई। जहां पे अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है माइनस टाइम्स dr ओवर r ओवर dl ओवर l, और ये क्या बन जाएगा? +12 या 0.5। इसका मतलब ऐसा मटेरियल जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग इलोंगेशन, उसमें पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितने के इक्वल आती है? 0.5 के इक्वल आती है। बट नॉट नेसेसरी कि ये हर केस में सेम आएगा, अलग अलग केसेस में डिफरेंट आएगा। थोड़ा सा समझ लें क्या वैल्यूज आती हैं। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर ऑल सब्सटेंसेस लाइज बिटवीन -1 एंड 0.5, बट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। मतलब क्या है कि जब हम थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली जो सिग्मा है, आपको केवल इस रिजल्ट को याद रखना है, ज्यादा बेटर होगा। ये -1 से लेके 0.5 के बीच में लाई करता है। बट सच में जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकली ये लाई करता है 0 से 0.5 के बीच में। थ्योरेटिकली हमें दिखता है कि इतने की इक्वल होना चाहिए, बट 0 से 0.5 के बीच में लाई करता है। ये आपने याद रखना है। एक और बात याद रखना है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर अ बॉडी अंडर टेंशन सफरिंग नो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन इज 0। अभी अभी मैं आपको समझा रहा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को खींचते हैं तो उनके जो साइड वाले मॉलिक्यूल हैं वो बीच में आने की, फिल होने की ट्राई करते हैं। बट देयर आर सम सब्सटेंसेस जिसमें मॉलिक्यूल के बीच का गैप तो बढ़ जाता है, लेकिन वो लेटरली इधर को शिफ्ट नहीं होते। अगर वो शिफ्ट नहीं होंगे तो ऐसे केस में लेटरल स्ट्रेन 0 आएगा। उन केसेस में पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। जिन केसेस में लेटरल शिफ्ट नहीं होगा उस केस में dr की वैल्यू 0 होगी, तो पॉइजन्स रेशियो विल कम आउट दी 0। इसका मतलब 0 भी पॉसिबल है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी पॉइजन्स रेशियो। कोई आपसे कभी पूछ सकता है कि सर जब हम सब्सटेंसेस को इलोंगेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या डेंसिटी में वेरिएशन आ सकता है? आ सकता है। अभी अभी तो पढ़ा हमने पॉइजन्स रेशियो में। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें लेटरल शिफ्ट नहीं हो रहा है, बाकी कुछ होते हैं जिनमें लेटरल शिफ्ट होता भी है, उनमें डेंसिटी में चेंज आता है। कुछ और चीजें हो सकती हैं। मान लो हमारे पास ये पानी भरा हुआ है, इमेजिन करो आप, ये पानी भरा हुआ है। हमारे पास एक बॉल है स्टील की। स्टील तो बहुत हार्ड मेटल है। हमारे पास बॉल है, काफी बड़ी बॉल है, वो यहां पे है। तो देखा जाए तो स्टील तो बहुत हार्ड है। हमारा दिमाग बोलेगा कि सर इसमें तो कोई कंप्रेशन नहीं आएगा। बट आप इमेजिन करो कि हम समुद्र के अंदर कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे ले जाएं, काफी ज्यादा डीप में ले जाएं, बॉटम ऑफ सी में जाके इस बॉल को डाल दें। किसकी बनी है? आयरन की बनी है। हमारा दिमाग तो बोलेगा आयरन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी ज्यादा डेप्थ है, इतनी गहराई पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमें लग रहा है ना कि इसकी रेडियस में बदलाव नहीं आना चाहिए, बट एक्चुअली ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो इसकी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। तो कोई हमसे बोल सकता है कई बारी कि आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कि इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी। मतलब जब हम किसी बॉडी को कंप्रेशन करेंगे तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर आता है कि फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? हमें पता होता है कि रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस वी नो। परफेक्ट है, ये हमें अच्छे से पता है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, एक और चीज हम जानते हैं कि मास पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मास जितना था मास उतना रहने वाला है, लेकिन हाँ वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी पे भी फर्क पड़ जाएगा। हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं? वी कैन से लाइक रो इक्वल टू m इंटू वी रेस टू पावर -1।
हम इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू v। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v। अगर हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा डी रो ओवर डी वी इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वैल्यू कितनी आएगी -1 एंड v रेज टू पावर व्हाट -2। ये हमारे पास डी रो ओवर डी वी आ गया। अगर हम इसको और लिखते हैं तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है दैट डी रो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी। देखो हमें साफ दिख रहा है कि माइनस तो ये है जो आ रहा था ऑलरेडी, ये माइनस है, और v रेज टू पावर -2 है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा v का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे हमारे पास रो का रिलेशन लिखा है और यहां पे हमारे पास डी रो का रिलेशन लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं, ये डी रो का रिलेशन आ गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास एक और रिलेशन था दैट वाज m अपॉन v, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा डी रो ओवर रो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, देखो m तो कैंसिल हो गया और एक v भी कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली क्या बचेगा डी वी अपॉन वी। इसका मतलब माइनस डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी रो अपॉन रो। सिंपल सीधा सीधा रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट होके निकल आता है। परफेक्ट हो गया। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो रो इंक्रीज करेगा। ये कैसे पता चला, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव होगा और एक माइनस पहले से है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डी रो कैसा आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हमें वैसे भी पता है कि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम कम होता है तो उसकी डेंसिटी अंदर क्या होती है बढ़ जाती है। इसका मतलब ये रो में और वी में रिलेशन आ गया। कोई आपसे बोले बल्क मॉड्यूलस, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था बल्क मॉड्यूलस वाज माइनस टाइम्स डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा किसी बॉडी के ऊपर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। ये हमें बल्क मॉडुलस का रिलेशन मालूम था। अगर हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, और यहाँ ध्यान से देखें माइनस डेल्टा वी अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो। सो हमारे पास रिलेशन आ जाता है डेल्टा रो अपॉन रो। दिस इज द रिलेशन। अगर हम इसको डेल्टा रो को एक तरफ निकालें तो हमारे पास डेल्टा रो इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन बी इंटू रो। आई थिंक इतना क्लियर है। तो डेल्टा रो से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें मालूम चल जाएगा डेंसिटी में चेंज कितना हुआ। हम मान लेते हैं कि हमारे जो बॉडी थी उसकी इनिशियल डेंसिटी वाज रो एंड बाद में इसकी डेंसिटी हो जाती है रो डैश। सो व्हाट इज डेल्टा रो, दैट इज बेसिकली रो डैश माइनस रो। सो लेफ्ट हैंड साइड में है डेल्टा रो एंड दैट इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बी इंटू रो। यहां से रो डैश कितना निकल के आता है, ये आएगा रो 1 प्लस डेल्टा पी बाय बी, जहां पे रो का क्या मतलब है इनिशियल डेंसिटी, डेल्टा पी का मतलब है प्रेशर में चेंज, बी का मतलब है बल्क मॉड्यूलस और रो डैश का मतलब है फाइनल डेंसिटी। इस रिलेशन से हम डेंसिटी में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। जैसे कोई आपसे बोले एग्जाम्पल अ बॉडी हैज डेंसिटी 2000 kg per meter cube. Calculate its final density when pressure increases by 2 into 10 power 5 Newton per meter square and bulk modulus is 10 power 5 Newton per meter square. Perfect. क्या दिया है, a body has density this much, its final density when pressure increases by 2 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। मतलब प्रेशर कितना बढ़ जा रहा है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो चीजें कंप्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस होंगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर गिवन है, बल्क मॉडुलस गिवन है, इनिशियल डेंसिटी गिवन है, फाइनल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव दिस सॉल्यूशन लाइक रो डैश इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी एंड हाउ मच वाज, दैट वाज 2000। सो दिस इज 2000 ब्रैकेट 1 प्लस
that 2 into 10 power 5 divided by 10 power 5 and this value, look at this, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी. सो दिस इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3 becomes 6000 kg पर मीटर क्यूब रो डैश. ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फाइनल डेंसिटी होगी एंड दिस इज आवर आंसर. एक और छोटा सा टॉपिक होता है, वो छोटा सा टॉपिक होता है रिलेशन. रिलेशन बिटवीन. अभी हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं, अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं बल्क मॉड्यूलस, या अभी तक हमने पढ़ा है यंग्स मॉड्यूलस, हमने पढ़ा बल्क मॉड्यूलस, हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और हमने पढ़ा पॉइजन्स रेशियो. याद होगा आपको, चार चीजें पढ़ी ना, पॉइजन्स रेशियो मालूम है, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस, ये सारा पढ़ा हुआ है. हमने कैलकुलेट करना है इनके बीच में रिलेशन. इनका पूरा प्रूफ है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने केवल एक्सप्रेशन लिखना है. आपने ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना है. बहुत बार डायरेक्ट आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है या कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है इन्हीं के बीच में. तो हमारे पास एक रिलेशन है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ पॉइजन्स रेशियो के बीच में, एंड दैट रिलेशन इज y इक्वल टू 3b टाइम्स 1 माइनस 2 सिग्मा. यू हैव टू जस्ट लर्न और मेमोराइज दिस रिलेशन, नो डेरिवेशन नीडेड. नाउ अगेन दिस y इक्वल टू 2 times of modulus of rigidity into 1 plus sigma, and we have this third relation, and third relation is that sigma equal to 2b minus 3b minus 2 Young's modulus, that is eta, divided by 2 times of eta plus 6 times of बल्क मॉडुलस. ये हमारे पास रिलेशन आते हैं. इन्हीं को आपस में शफल करके तुम किसी और फॉर्म में अगर क्रिएट करना हो, बनाना हो तो हम बना सकते हैं. इन्हीं को आपस में क्लब करेंगे तो हमारे पास एक और रिलेशन आ सकता है. वो रिलेशन आ सकता है 9/y इज इक्वल टू 1/b प्लस 3/eta. सो ये अलग अलग रिलेशन है. कोई आपसे बोले यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो में रिलेशन बताओ, यहाँ पे किसी और चीज में है, यहाँ पे किसी और चीज में, यहाँ पे किसी और चीज में, बट इन चार चीजों को आपस में हम क्लब कर रहे हैं एक दूसरे के फॉर्म में. सो दीज आर दी डिफरेंट रिलेशन. कोई आपसे पूछे तो आप इसको याद कर सकते हैं.